नमस्कार। आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार के विदाई स्वाभाविक है या फिर दबाव में है, क्योंकि बहुत सा तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। जब मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, जब ये स्थिति है कि वो अपने अधिकारियों को पहचान नहीं पाते हैं, मंत्री को नहीं पहचान पाते हैं, जो दो तीन लोगों को रोजाना वो देखते हैं कभी कभी उनको भी भूल जाते हैं, किस फाइल पर क्या दस्तखत करना चाहिए, इस स्थिति में भी नीतीश कुमार नहीं है। जैसे चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग इस सिचुएशन को संभालते हुए खींच रहे थे, अब खींचना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी भी दिन स्विच ओवर हो सकता है। लेकिन जो समृद्धि यात्रा है, उस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी बातों को लिख कर पढ़कर ही बोल रहे हैं, लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब से राज्यसभा जाने की बात हुई है उसके बाद उनके बॉडी लैंग्वेज में जो बदलाव आया है, समृद्धि यात्रा के पुराने 2 महीने पहले का, सरकार बनने के ठीक बाद की यात्रा का आप वीडियो देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, और आज जो समृद्धि यात्रा की जो तस्वीर है उसको जरा गौर से देखिए। जब से राज्यसभा का इन्होंने नामांकन किया है उसके बाद का वीडियो और तस्वीर के देखिए, एक अलग तरीके की निश्चिंतता का भाव नीतीश के चेहरे पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि यह जो विदाई है या जो एग्जिट है भले ही स्वाभाविक ना हो, लेकिन नीतीश कुमार इस स्थिति को स्वीकार करते हुए किसी तरीके से बाहर का रास्ता निकलता देख सकून तो महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि कल बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो सरकार, सत्ता और सत्ता के समीकरण सब कुछ तो बड़ी करीब से देखने का उनके पास अनुभव है। नीतीश कुमार के साथ भी 10 वो काम कर चुके हैं। उनका भी मानना, देखिए, उनका नीतीश कुमार का आत्मा कहां बसता था? आईएएस अधिकारियों के दिल में। मोदी और शाह इसको समझने में थोड़ा वक्त लगा कि भाई क्या किया जाए जो नीतीश कुमार पर कंट्रोल की जा सके। एक सृजन घोटाले के समय में इस बात को लेकर थोड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें सुशील मोदी वित्त मंत्री थे, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में। याद करिए, जिस समय में इंडिया गठबंधन की बात काफी तेजी से चल रही थी, तो सबसे पहले ललन सिंह के करीबी डब्बू सिंह के घर पे गब्बू सिंह के यहाँ छापामारी हुई थी 21 से अधिक ठिकानों पर, जबरदस्त। और उसके बाद मंत्री विजय चौधरी के साले पर बेगूसराय में छापामारी हुई थी, जबरदस्त, 1 सप्ताह तक चला था। उस छापेमारी में क्या हुई आज तक किसी को पता नहीं है। क्यों ईडी इस छापेमारी को ऑर्गेनाइज किया था आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन छापेमारी हुई, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए, जिस दस्तावेज के सहारे कहा जा रहा है कि दोनों का आत्मा जो है ईडी के पिंजरे में कैद है, और इस वजह से ज्यादा छटपटाहट वाली स्थिति में नहीं है, बाएं दाएं करने की स्थिति में नहीं है, सोच भी नहीं सकते। और उसका असर भी हुआ। गठबंधन, ईडी गठबंधन से नीतीश बाहर हुए, उसमें ईडी की कम भूमिका नहीं थी। ईडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को ईडी गठबंधन कहते थे, तो उस ईडी की भी कम भूमिका नहीं रही। बाद के दिनों में रिशु श्री का मामला आया, एफआईआर दर्ज हुए 1 साल अब होने को है, किसी भी समय पूरा हो सकता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हजारों करोड़ का मसला है टेंडर मैनेज करने, और इसमें तमाम ऐसे अधिकारी का नाम आया जो सरकार के काफी चहेते हैं। अभी तक फाइल दबी हुई है।
ईडी उस केस के सहारे भवन निर्माण विभाग के एक चीफ इंजीनियर के यहाँ छापामारी कर 11 करोड़ से अधिक नगद की राशि बरामद करता है। याद होगा, ये भी खबर सब देख ही लीजिए, थोड़ा इसको आप ये कर लीजिए। उसके बाद ईडी ने 2 आईएएस अधिकारियों को, जिसको रिशु श्री ने अपने पैसे से यूरोप घुमाया था, उस पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। 4 अन्य आईएएस अधिकारियों पर उन्होंने कहा कि जांच कीजिए, रिशु श्री से इनका बहुत करीबी का रिश्ता है। मतलब रिशु श्री के सहारे जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और जिस तरीके से बढ़ रहा था, अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रेड हुआ है, जिसके पास रेड हुआ है, कहा जा रहा है कि वो करोड़ रुपया का एसेट दिखाया गया है, जबकि वो 500 करोड़ का आदमी हो चुका है। ये भी किसी खास का व्यक्ति है। और यहाँ रेड होने के पीछे चलते चलते जो बिहार में ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो चीजें चल रही है ना, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसी की परिणति है उसके यहाँ रेड। ताकि इसके यहाँ रेड के सहारे जो आजकल दिल्ली के दरबार से ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे हैं, उनको भी संकेत दे दिया है कि तुम्हारा भी फाइल है या किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में खेल हुआ है। खैर, इसी दाव पेच में कहीं न कहीं नीतीश कुमार फंसते चले गए और ब्यूरोक्रेसी में उनके तमाम चहेते ऑफिसर उनकी उस मजबूरी का लाभ उठाता रहा। उनको लगा कि भाई सरकार तो हम ही चलवा रहे हैं, जो कह रहे हैं लागू तो हम ही कर रहे हैं, तो फिर हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। रातों रात किसी योजना को जमीन पर उतारना है, अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है तो फिर कुछ भी संभव है। 10-10 हजार रुपया सबके अकाउंट में चला गया ना एक क्लिक में। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दी ना, भरोसा भी लिया, काम करके दिखाया भी और लूटा भी। लेकिन जब लूट का हिसाब की बात आई तो नीतीश कुमार अकेले पड़ गए। अब इन लोगों को बचाएं या सरकार को बचाएं, क्योंकि इन लोगों को नहीं बचाएंगे तो जो उनका एक काम कराने का तरीका है वो भी प्रभावित होगा। तो कहा जाता है इस एग्जिट में जो अन्य राज्यों में हुआ है, इससे बिहार भी अछूता नहीं है। यहां भी ईडी और सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। 2015 वाली सरकार को सीबीआई ने तोड़वाई थी, याद होगी, इसमें लालू यादव पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। 17 में वही भ्रष्टाचार का मुद्दा बनकर टूटा। इसलिए 9 बार सरकार बदली है बिहार में, भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हो, लेकिन 9 बार के बदलाव में ईडी और सीबीआई की भूमिका नहीं रही है। इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। बड़ी भूमिका रही है जो इन छापों से समझा जा सकता है। मंत्री के करीबी रिश्तेदार सबके यहाँ छापा, सीएम के करीबी पदाधिकारियों पर नकेल, घेराबंदी और अंततः परिणाम नीतीश की विदाई है। इस पर भी लोग अब ईडी के सहारे इस तरीके से भी लोग सोचने लगे, और सोचने ही नहीं लगे, इसमें कई ऐसी सच्चाई है जो कहीं न कहीं जता रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई के बावजूद भी ईडी इतने धीरे धीरे कदम क्यों बढ़ा रही है। ईडी अगर विपक्ष की सरकार रहती तो क्या इसी तरीके से काम करती? क्या आईएएस अधिकारियों पर इसी तरीके से रहम दिखाया जाता? तो सवाल तो उठना लाजमी है। और यह भी लाजमी है, यह बदलाव नीतीश का जाना जो दिख रहा है ना, वो तो है ही, साथ ही ईडी और सीबीआई की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।